रात में सोया, वो दोनों किडनैपर भी मेरे साथ सोए थे, बंदूक लेके, मैंने सोचा नहीं था। अब तो यार मैं फँस गया, ना मैं इधर कर रहा, ना मैं उधर कर रहा। मेरे पास अकाउंट में एक पैसे नहीं थे, सारे पैसे मैंने दे रखे, तो कुछ ऐसा करते हैं, जिससे मैं एक तो पहला एक नाम बनाऊँ, फ़ेम बनाऊँ एंड उसके बाद अब पैसे कमाऊँ, जिससे मैं किसी को कुछ बोलूँ तो लोग सुन पाएँ। उसको मैंने 4 साल में $10 मिलियन की 80 करोड़ की कंपनी बना दी। बिहारी की डेफ़िनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको बी एज़ एन ब्रेव करना पड़ेगा, आई एज़ एन एनर्जी लेवल, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर, अचीवेबल, रियलिस्टिक इंडियन। मैं आलोक कुमार कश्यप, यतिकेन का फाउंडर एंड मैं बिहार के जनता के लिए, बिहार के यूथ के लिए कुछ डिफरेंट करने के लिए आज मैं जो स्टॉक के मंच पे हूँ, जहाँ पे आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप लोग अपने आप को समझ पाओगे कि मैं एक साधारण परिवार से होने के बाद भी आज जो मैंने यतिकेन के लेवल को, आज मैं यूएसए, कनाडा और इंडिया तक पहुँचा पाया, इसके लिए मैंने ऐसा क्या करा। इसकी शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जो एक डिस्ट्रिक्ट अररिया, जो नेपाल के बॉर्डर के पास फॉरबिसगंज छोटा सा शहर, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, एक सिंपल 9 टू 5 वाले जॉब। सबों का सपना ये होता है कि चलो बच्चे एक इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उनका सपना था कि कुछ डिफरेंट करें, मेरा बेटा एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करे। तो हमें भी एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया। एक छोटा सा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, जो मेरी दोनों बहनों को भी वो कुछ अच्छे से स्कूल में दिया, तो उन लोगों को सरकारी स्कूल में दिया। लेकिन होता है हमारे बिहार में एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि लड़का है तो उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, और लड़की है तो चलो उसको नॉर्मल से उसकी शादी करनी है तो उसको एक सिंपल से स्कूल में एडमिशन करा करके उसको मैं एजुकेशन करवाऊँ। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है। तो मैं बचपन से मैथ में काफ़ी होनहार था, तो छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन कुछ डिफरेंट करना, तो मैं पापा-मम्मी से लड़ाई करके छोटे-छोटे स्मॉल क्विज़ कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट लेता रहता था। तो पापा मेरे को डाँटते भी थे। स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैं स्पोर्ट्स में जब भी मैं जाने के लिए पापा-मम्मी को बोलता था, तो पापा-मम्मी बस यही बोलते थे, "नहीं, तुम्हें सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स में नहीं जाना।" तब भी मैं छुप-छाप करके मैं किसी तरह कभी क्रिकेट खेलने चला गया, कभी कुछ करने चला गया। तो फिर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। 10th का एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए एंड मुझे ना कभी बिहार के सपनों लोगों के सपना होता है कि साइंस कॉलेज पटना में जाना, टीएनबी कॉलेज भागलपुर में जाना। जब मैं 10th दे रहा, तो यही 2-3 कॉलेजेस काफ़ी फ़ेमस थे। तो मैं बहुत ही निराश हो गया था कि मैं अब कैसे क्या करूँ? मैं 60% लेकर के कहाँ एडमिशन लूँ? तो किसी तरह अप्रोच लगा करके, बिहार में जुगाड़ बहुत चलता है, तो अप्रोच लगा करके मैंने टीएनबी कॉलेज भागलपुर, जो बिहार के टॉप 3 कॉलेजेस में आता था, तेजनारायण बनेली कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा ही कॉम्पिटिशन है। चलो मैं एक तरफ बिहार टॉप करके आया, फिर मैं यहाँ पे अब इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा, और यहाँ पे टीचर, प्रोफ़ेसर्स वगैरह सही टाइम से मेरे को पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने पापा को कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने पापा को बोला, "पापा, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा, जो मेरा सपना है, या मैं।" और मैं बैकग्राउंड में ना मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरे पापा अगेंस्ट है एनडीए के, लेकिन मैंने सोचा कि एनडीए की तैयारी नहीं करनी है, पापा को बता कर के, करना है जो करना है खुद ही करना है। पापा के सामने मैंने ये बोला कि चलो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो उनको किसी तरह कन्विंस करके मैं पटना गया। पटना में पापा ने मेरे को कोचिंग वगैरह एडमिशन करवाई। वहाँ पे एक इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं एक बार सुबह-सुबह, विंटर का वेदर था, जनवरी का महीना था आई गेस, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉग था, और मैं सुबह में मैथ्स की क्लासेस लेने के लिए महेंद्रू पटना से साइंस कॉलेज पटना जा रहा था साइकिल चला के। तो सडनली मैंने देखा कि एक बड़ी गाड़ी आई एंड उसने मेरे साइकिल को फेंका और मुझे गाड़ी में, वैन में बंद करके, मतलब आप सोच सकते हो कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ढेर सारे सपने ले करके, वो मेरे को 1 घंटे तक मुझे पता ही नहीं चला, और मैं पता चला मैं सिवान पहुँच गया। तो पीछे पिछले दिनों में काफ़ी किडनैपिंग वगैरह के केसेस बिहार में काफ़ी ज़्यादा होते थे। तभी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। तो मैं किडनैप तो कर लिया उन्होंने, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि अब तुम्हारे पापा को भी बुलाएँगे, करना किसी और को किडनैप था, कर लिया उसने। अब बोला कि जब तुम्हें कर लिया है तो अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि भाई तुमसे पैसे भी तो लेने हैं मुझे। तो अपने पापा को कॉल लगाओ, फ़ोन वगैरह होते नहीं थे। मैं बोला मेरे पास लैंडलाइन भी नहीं है, पड़ोसी का लैंडलाइन है, और मैं पटना में रहता हूँ, पापा फॉरबिसगंज में रहते हैं। तो ढेर सारा प्लस माइनस करके एक बार मैं ट्राई किया भागने का, तो भागते-भागते उन्होंने फिर से पकड़ लिया। पकड़ लिया तो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, बोला अब तो तेरे को मारेंगे ही, अब तेरे से जितने पापा से माँगते उससे ज़्यादा माँगेंगे। फिर मैंने, भोले बाबा का भक्त था, तो मैंने एक दिन रात में सोया, वो दोनों किडनैपर भी मेरे साथ सोए थे, बंदूक लेके, मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने ऐसा एनहांस किया कि जब मॉर्निंग में मेरी आँखें खुली तो मैं ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमः से पढ़ रहा था। तो सडनली देखा 2 लड़के सोए हुए थे, एंड उसके बाद फिर मैंने उसके जो होता है ना, जब आप सोते हो तो उसके आँखों के ऊपर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो जगा है या नहीं।
तो मैंने देखा अरे ये लोग सो रहे हैं, तो मैंने फिर ट्राई किया भागने का और सक्सेस हो गया। मैं किसी तरह जा कर के ट्रेन आ रही थी, उसके ट्रैक को क्रॉस करके फिर मैं ट्रेन पे जंप किया, मालगाड़ी थी, फिर मैं किसी तरह जा कर के फिर मैं पटना पहुँचा। जब पटना पहुँचा पापा लोग ऑलरेडी परेशान थे लैंडलॉर्ड के पास जाकर के, तो फिर मैंने बोला कि पापा ऐसे-वैसे हुआ, तो पापा ने बोला नहीं बेटा अब तुम्हें पढ़ना नहीं, एक लड़का है, चूँकि मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा था घर में, बड़ी बहन की शादी होनी थी, तो मैं सबसे छोटा था। पापा बोले नहीं एक ही लड़का है, हमारी सारी पूँजी तुम में लग रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम अब कुछ करो, चलो फॉरबिसगंज चलो वहीं पे रहना। तो फिर उसके बाद मैं घर गया, फिर मैंने पापा को बोला पापा अब यहाँ पे रह कर के इंजीनियरिंग की तैयारी करना। पहले मेरा सपना छोटा हुआ करता था कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ लूँगा या तो मैं एक स्टेट इंजीनियरिंग निकाल लूँगा, कोई सा भी कॉलेज। आईआईटी का इतना बड़ा सपना नहीं था कि मैं सोचता था आईआईटी निकाल पाऊँगा या नहीं। तो फिर मैंने किसी तरह पापा को कन्विंस करके फिर मैं मेरे मामा जी दिल्ली में रहते थे, तो फिर मैं दिल्ली में किसी तरह मामा जी को कन्विंस करके, पापा जी को कन्विंस करके दिल्ली आया। दिल्ली आया तो यहाँ पे अलग ही कॉम्पिटिशन, यहाँ पे मैंने पाई, फिटजी वगैरह देखा, सब में सिलेक्शन हो गया लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, दोनों बहनों की शादी करनी थी। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, ढेर सारे ट्यूशन पढ़ाए। ये हौज खास, कटवारिया सराय सब जगह जा कर के रात-रात भर ट्यूशन पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था और उसके बाद गाड़ियाँ काउंट करता था, कितनी बीएमडब्ल्यू है, कितनी ऑडी है। तो मैं वो बात उस टाइम में मैं देखता था हफ्ते या महीने में 1-1 गाड़ियाँ मेरे को दिख जाती थी और पैशन था गाड़ियों का, बाइक का। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने लगा, तो पढ़ाई करने लगा तो मेरा एनडीए में का एंट्रेंस दिया, काफ़ी अच्छा गया, ऑल इंडिया रैंक 9th आ गई। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई और मेरे को एयर फोर्स का पायलट बनना था। तो फिर मैं यहाँ से हैदराबाद गया ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद ट्रेनिंग करने के लिए जैसे गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेके आना होगा, उनको लेटर भेजना होगा। मतलब कि आप पेरेंट्स को लेटर ना भेजो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो मैं उनको बता कर के एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो समहाउ उन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि ठीक है मैं लेटर नहीं भेजूँगा, लेकिन मेरे पापा के पास लेटर गया। पापा वो लेटर लेके किसी तरह छुट्टी लेकर के 2 दिन के लिए पापा हैदराबाद हैं और मेरे को सबके सामने थप्पड़ मारा, बोला कि चलो तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बोला था और तुम यहाँ पे एनडीए करके एक लड़का है, उसमें ये फ्लाइट में लेफ्टिनेंट नहीं बनना है। तो फिर वो पापा मुझे लेकर के दिल्ली आए, फिर मामा को डाँटा, ये क्या कर रहा है? फिर मेरा आईआईटी का एंट्रेंस आया, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, पढ़ने में ठीक-ठाक था ही एंड मैंने ऑल इंडिया रैंक 315 लाई। तो पापा काफ़ी खुश हुए कि अरे यार! मतलब अच्छा निकाल लिया, अब तुम मैकेनिकल देखो। तो मैंने क्या किया, उसमें भी मैंने दिमाग लगाया। मैंने इंजीनियरिंग का काउंसलिंग जो है मैंने वहाँ पे दे दिया मुंबई में क्योंकि मैं सोचा कि चलो यहाँ पे एक्टिंग भी कर लूँगा और उसके बाद फिर अपना इंजीनियरिंग करूँगा कि सारे एक्टर्स वगैरह करते तो सुशांत सिंह राजपूत भी था। तो मैंने सोचा चल यार मैं यहाँ पे काउंसलिंग लेता हूँ। तो वहीं पे मेरे को ढेर सारे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर मिले जैसे भाविश अग्रवाल, मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला जो ओला के सीईओ हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा डिफरेंट लोगों से मिला मैंने, नितिन सलूजा से भी मिला, चाइल्स के सीईओ हैं। तो ये सब थे उस समय सीनियर लेवल पे। तो मैंने सोचा यार ये सही है, यहाँ पे अपना पढ़ाई भी कर लो और एक्टिंग मॉडलिंग भी कर लो। तो मतलब चलो सही है। लेकिन वहाँ पे मेरे को जो जैसे ब्रांच था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए? तो अब मैं सोचा चलो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ही करते हैं। दिल्ली का मैकेनिकल बहुत अच्छा था। टॉप आईटी के 7 कॉलेजेस में आता था। तो मैंने फिर दिल्ली में मैकेनिकल लिया। फिर मैं 1 सेमेस्टर पढ़ाई किया, मेरे को समझ में नहीं आया यार मैकेनिकल मेरे को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर का मेरे को बहुत ज़्यादा वो था कि कंप्यूटर में करना है क्योंकि माइंडसेट बिहारियों का ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ये बताया जाए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईआईटी का सबसे टॉप है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। तो मैंने सोचा यार अब कैसे किया जाए? तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे तो बहुत ही चैलेंजेस है। यदि मैं टॉप भी कर जाता हूँ आईटी के सेमेस्टर्स में तब भी वो सब कास्टिज़्म ये सब अपर कास्ट, लोअर कास्ट ये परसेंटेज वगैरह तो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैं सोचा यार देखता हूँ यूएस में क्या सीन है। तो बिल गेट्स का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन था। तो बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये सबको मैं देखता रहता था न्यूज़ वगैरह पे। तो मैं सोचा चलो यार देखते हैं यूएस में ट्राई करते हैं। तो यूएसए के लिए एक एंट्रेंस होता है एसएटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इंग्लिश मेरी ओके टाइप थी। तो मैंने सोचा चलो यार ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ट्राई खुद से करा। तो उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए 2160 आउट ऑफ 2400 जो एमआईटी और टॉप जितने भी इंडिया वर्ल्ड के जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है सब में एडमिशन हो जाता मेरा। तो मेरा एमआईटी बॉस्टन में हो गया। उसके बाद फिर मेरा पर्ड्यू इंडियाना में हो गया। ढेर सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में हुआ तो मैंने सोचा चलते हैं एमआईटी ही चलते हैं क्योंकि एमआईटी वालों ने बोला स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आईआईटी के को छोड़ के मैंने पापा से फिर लड़ाई करी। फिर पापा ने बोला अब मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, इसको सिर्फ़ अमेरिका है, अमेरिका जाना है। फिर उन्होंने पकड़ के बोला चल अब अमेरिका जा रहा तो देवघर चल, तेरे को जनेऊ करा देते हैं, तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तुम पता नहीं शादी करके आ जाएगा फिरंगी को लेके। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जनेऊ वगैरह फटाफट कराया, पापा को कन्विंस करके उनसे 8-9 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए और मेरी अपनी सेविंग्स भी थी।
तो जब मैं आईआईटी में पढ़ाई करता तो ट्यूशन कंटिन्यू था। फिर मैं वहाँ से अमेरिका गया, एमआईटी बॉस्टन। तो एमआईटी जब गया तो मुझे पता चला मुझे स्कॉलरशिप ही नहीं ग्रांट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा महँगी यूनिवर्सिटी थी, काफ़ी ड्रीम लोगों का ड्रीम सिटी होता है बॉस्टन। तो फिर मैं अब तो यार मैं फँस गया, ना मैं इधर कर रहा, ना मैं उधर कर रहा। तो फिर मैंने पुरानी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं और सेलेक्ट हुआ था यूएसए में, तो उसमें से आईआईटी शिकागो आया। तो आईआईटी शिकागो अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब 1800 की फाउंडेशन उसकी हुई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने सोचा चलो यार वो 95% स्कॉलरशिप मेरे को ग्रांट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अब आईआईटी ही लेते हैं। तो मैं एमआईटी बॉस्टन से फिर आईआईटी शिकागो आया, फिर वीज़ा को ट्रांसफ़र कराया। फिर दैट वो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था बीइंग अ बिहारी। तो मैं फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने लगा। अब मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे कि जो 5% मुझे देने थे वो मेरे 10 लाख के सेविंग से मैं दे पाया, उनको दे दिया। उसके बाद फिर मेरी क्या हुई कि मैं यार अब पैसे मेरे को थे नहीं, मैं पापा से माँग नहीं सकता था। तो मैंने कैंपस में जॉब करने लगा। कैंपस में छोटे-मोटे जॉब जैसे एक ग्रोसरी स्टोर में करने लगा, जिससे मेरे को पैसे आने लगे। उसके बाद फिर मैंने चूँकि मैथ में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब ली। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब बहुत अच्छी थी और मैं अपने कैंपस में मैथ्स पढ़ाने लगा अपने सारे वहाँ के लोकल जितने भी कॉलेज के सीनियर थे या जूनियर थे, मैं मैथ्स में अच्छा कर पा रहा था, तो मैं पढ़ाना शुरू किया और मैं पैसे कमाने लगा। तो मैं पहला बिहार का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला लड़का था, जो मैं आईआईटी शिकागो में अमेरिका की ज़मीन पे एज़ अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तो इट्स वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लोगों के लिए था कि वो पहला लड़का इतनी एक छोटे से स्टेट और छोटे से टाउन से और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा यहाँ पे इंजीनियरिंग बैचलर्स करने आता है, क्योंकि लोग सारे मास्टर्स करने अमेरिका जाते हैं, मैं बैचलर्स करने गया था। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी 1 साल मेहनत करी। अब मैं सोचा यार अब वहाँ पे मैं गाड़ियों का, जैसे मैंने बोला था कि बिहारियों का सपना होता है, सारे मतलब सारे लोगों यूथ का आज के डेट में सपना होता है कि अच्छी गाड़ी को चलाना। तो मैं जब 1 साल हुआ तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ियाँ कैसे आएँगी, पैसे कैसे आएँगे, कुछ कैसे हो पाएगा? तो फिर मैंने सोचा कि चल यार जॉब ढूँढते हैं, इंटर्नशिप करके जॉब ढूँढा। तो मैं पहला लड़का था पूरे आईटी कैंपस में मास्टर्स एंड बैचलर्स लगा के, जिसको एक एटी&टी जो टेलीकॉम की सबसे टॉप इंडस्ट्री है, अभी भी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पे आती है टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें मेरी जॉब लगी एज़ अ डेवलपर, जावा डेवलपर। तो काफ़ी एक्साइटेड था। तो मेरी जॉब लग गई, मैं स्टार्ट हो गई, सैलरी छोटी-मोटी देने लगे, घंटे के हिसाब से वहाँ मिलती थी। 40 घंटे काम करता था, $15 की जॉब लग गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए? अब फिर मैं 1 महीने बहुत अच्छे से काम करा, मैं अपना 10-10 घंटे डेली का देता था। उसके बाद कंपनी के मैनेजर ने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो चलो मैं आपको जितने फुल टाइम वाले को देता हूँ, उतने फुल टाइम की सैलरी आपको मैं दे देता हूँ मंथली बेसिस पे, और आप चूँकि स्टूडेंट हो तो आपको मैं पूरा 1 साल का पूरा फंड ही दे देता हूँ, जिससे आप अपने कॉलेज का फ़ी दे सकते हो। तो मैंने वहाँ उनको बताया नहीं थी कि मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने क्या किया, वो सारे पैसे मैंने उनसे ले लिया एडवांस में, तो मेरे को याद है मुझे $58,000 $58,000 मुझे मिले। एंड मैं वो ले करके सीधा बराबर में 330 नॉर्थ वैवाश, एड्रेस वगैरह सब पता है मुझे। वहाँ पे बीएमडब्ल्यू की शोरूम थी एंड मैं जैसे आप लोगों को बोला कि मैं स्टार्टिंग से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं गाड़ी काउंट करता, तो मैं सीधा बीएमडब्ल्यू के शोरूम में गया। वहाँ सारी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, सारी चमचमाती गाड़ियाँ, काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव। मैं एक 18 साल का लड़का उसमें वॉक करता हूँ एंड वो सोचते हैं कि ये पहले वो सोचते हैं कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, क्योंकि आपको पता है बैंक के फॉर्मेलिटीज़ वगैरह। फिर वो बोलते हैं कि आप किस वीज़ा पे हो? तो मैंने बोला स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। आप क्या लेने आए हो? तो मैंने बोला मैं गाड़ी लेने आया हूँ। तो बोला कि गाड़ी तो आपको मिल नहीं सकती वीज़ा पे। आपको लोन हो नहीं सकता कि आप अभी नए-नए हो। तो मैंने सारी गाड़ियाँ देखी, कौन-कौन सी गाड़ी अच्छी है जो मेरे रेंज में है। तो मेरे को M5 उस टाइम में कन्वर्टेबल हार्ड टॉप थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे वो गाड़ी पसंद है, वो उसकी प्राइस थी $62,000 उस टाइम में। तो मैंने सोचा यार मुझे यही लेनी है और मेरे को कैश लेना है, और आप मुझे बताओ कितने डिस्काउंट में दोगे आप? तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये वो आप कैश ले रहे हो, आप दिखाओ बैंक प्रूफ ये वो। तो मैंने दिखाया तो वो लोग शॉक्ड हो गए सारे, डीलर वगैरह सारे वहाँ पे यूएसए में। काफ़ी मेरी पिक्चर्स वगैरह भी खींची, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कम एज का बच्चा, तो उन्होंने मेरे को अच्छे डील में गाड़ी दे दी। गाड़ी लेना ये मकसद नहीं है, बट मैं ये बोला कि जो स्टार्टिंग से पैशन था, तो मैंने बहुत कम उम्र में गाड़ी ली और उसमें मैंने अपना नाम लिखवाया, आलोक लिखवाया। तो उसके बाद लिखवाने के बाद जब मैं गाड़ी लेकर के कैंपस गया, तो मेरे पास अकाउंट में एक पैसे नहीं थे, सारे पैसे मैंने दे रखे थे। तो मैं 1 साल कैंपस में रहा था, आईआईटी के कैंपस में, और उसके बाद से मैंने अपना घर ले लिया रेंटेड पे।
अब मेरे पास मकान मालिक को देने को पैसे नहीं थे, लेकिन गाड़ी ज़रूर था। तो गाड़ी था, लेकिन मेरे पास मकान मालिक को पैसे देने के लिए नहीं थे। मैं उससे छुप करके मैं गाड़ी में पार्किंग लगा कर के 2 दिन सोया। तो मैं बोला यार अब कैसे करूँ? नहाने को मैं तो इधर-उधर नहा लेता था। तो फिर मैं सोचा यार क्या किया जाए? अब समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ना थोड़े से सोचा कि चलो यार टैक्सी, मेरा दोस्त बोलता था टैक्सी भी चला लेते हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, लेकिन टैक्सी मैंने किसी तरह लाइसेंस निकाल लिया, पहले निकाला हुआ था एक्चुअली, तो मैं किसी को बताया भी नहीं हूँ। अपने क्लोज़ लोगों को बताया। तो मैंने 1-2 दिन सोचा चल यार मैं टैक्सी चला लेता हूँ, उसमें ढेर सारे पैसे आएँगे। तो उसमें मेरे के $1200-1500 आते थे वीकेंड में चला के, तो वो फिर मैं ऐसे 2 महीने तक करा, उसको सर्वाइव करने के लिए कि मेरे को मंथली एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे जो मेरी जॉब के पैसे थे गाड़ी में लग गए। तो ऐसा चलता रहा। और अमेरिका में क्या है गाइज़ कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अमेरिका में ये पढ़ाई करनी है, बहुत दिक्कत होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कहने का मतलब मेरा ये है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है। मेरी लाइफ़ बहुत ही स्ट्रगल में रही थी, क्योंकि मैंने जब ये तो पहला स्टेप था, मेरे को गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा था, बीएमडब्ल्यू गई, फिर दूसरी गाड़ी आई, उससे पहले वीज़ा का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं बैचलर्स करूँगा, फिर मैं मास्टर्स करने जाऊँगा। तो मैं ऐसे करते-करते फिर मेरा 5 साल खत्म हो गया अमेरिका में। फिर मैं सोचा कि अब वर्क परमिट लूँगा। वो वर्क परमिट ऐसा होता है, जो इंडिया में बैठे रहते हैं या यूएस से बाहर रहते हैं, वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। उनका वर्क परमिट हो जाता है, और मैं 5 साल अमेरिका में रहने के बाद, उनको टैक्स पे करने के बाद, तब भी मैं उस उसी पूल में रहता हूँ, जहाँ मेरे को अप्लाई करना होता है और मेरे को वेट करना पड़ता है कि मेरा वीज़ा अब वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा। वो मेरा लक अच्छा नहीं था इस मैटर में। तो मैं फिर से मैं मेरे को मेंटेन करने के लिए, अमेरिकन लाइफ़ को, स्टाइल को जीने के लिए और मेरे को अच्छी करने के लिए, फिर से मेरे को एक दूसरी पढ़ाई करनी पड़ती। तो अब पढ़ाई फिर आ गई, तो फिर मैं सोचा चलो यार अच्छी जगह से पढ़ाई करता हूँ। फिर मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम, मतलब जीमैट का एग्ज़ाम दिया एमबीए करने के लिए, तो उसमें भी मेरे अच्छे आए, हार्वर्ड में एडमिशन हुआ। तो हार्वर्ड अब वर्ल्ड में सबों का ड्रीम होता है, तो हार्वर्ड में पढ़ना, तो मैं जब मैं ऑलरेडी एक सैलरी अच्छा खासा विथड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं उससे कोई सेंस नहीं बनता कि हार्वर्ड में पढूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो उससे छोटी-सी टियर 2 कॉलेजेस में एडमिशन लेता हूँ। तो मैंने फिर इंस्टेड ऑफ हार्वर्ड में 2-3 लाख डॉलर देने का, उससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो यूनिवर्सिटी, डिपॉल यूनिवर्सिटी शिकागो बेस्ड है, टियर 2 है, उसमें जाके एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैंने एमबीए करी। फिर एमबीए करने के बाद फिर मैंने अगेन वीज़ा की प्रॉब्लम, फिर मैंने मास्टर्स करा। दूसरी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करी, वर्जीनिया टेक से करी। तो पैसे पे पैसे जाते गए, और मेरे मतलब स्टेटस वाइज़ मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ आईटी दिमाग है, और मैं लगता नहीं कि मैं जॉब के लिए कुछ बना हूँ। मेरे ख़्याल से मेरे को लगता है आई वांट टू बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना, और बिहार जो मेरे अंदर है, वो काफ़ी डीप डाइव में, तो मैं ये हमेशा जब मैं दिल्ली में था, थोड़ा इंसिडेंस मैं भूल गया था। दिल्ली में था, जब मैं घर देखने के लिए जाता था, जब मैंने बोला था मामा जी के पास मैं गया था, तो जब बोलता था अच्छा कहाँ से है? बिहार से है? बिहारी को घर नहीं देते। तो बिहारी एक काइंड ऑफ डिफरेंट तरीके से दिल्ली एनसीआर और इंडिया में लिया जाता है। तो जब मैं अमेरिका आया, तो मेरे मन में ये था कि यार जैसे यहाँ पे बिहारियों का, जैसे इंडियन को यहाँ पे ट्रीट करते हैं, वैसे ही बिहारियों को दिल्ली में करते हैं। तो कुछ एक ऐसा मिडल पॉइंट लाते हैं, जहाँ पे एक अपनी आइडेंटिटी बनाओ, जिसमें आप सारे स्टेट को एक पैरेलल में रखो, और इंडिया को भी देखो कि यार भाई हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम बिहार से हैं, चाहे हम यूपी से हैं, चाहे हम महाराष्ट्र से हैं, हमें कुछ डिफरेंट करना है। तो ये मैं दिमाग में, मेरे प्लस माइनस ढेर सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने सोचा चल कुछ ऐसा करते हैं, जिससे मैं एक तो पहला एक नाम बनाऊँ, फेम बनाऊँ, एंड उसके बाद अब पैसे कमाऊँ, जिससे मैं किसी को कुछ बोलूँ तो लोग सुन पाएँ। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम पैसे भी अर्न कर सकें, दूसरे को कुछ कर भी पाएँ, एंड अपने मॉम-डैड को भी प्राउड फ़ील करा सकें। तो मेरे पापा का नाम यतीन्द्र नाथ झा है, मम्मी का नाम केंदुला झा है, तो मैंने सोचा नाम पहले कंपनी का देखते हैं, तो फिर मैंने ये नाम रखा यति केन। तो यति केन हमने ऑलमोस्ट 2017 में खोला यूएसए में, और यूएसए में स्टार्टिंग किया, काफ़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि मैं जॉब भी पैरेलल में कर रहा था। मैं एविएशन में अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मैं अभी भी एविएशन से काफ़ी जुड़ा हूँ, एविएशन में एक अच्छे आईटी लीडर के रूप में काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कंपनी खोलते हैं जिसमें हम लोग कुछ डिफरेंट कर पाएँ, और बिहार में आईटी ज़ीरो के बराबर था, और अभी भी मेरे ख़्याल से काफ़ी काफ़ी लो लेवल पे, और रेवेन्यू मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं फिर सोचा कि चलो यतिकेन स्टार्ट करते हैं यूएस से, यूएस में कुछ अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंडिया में जाएँगे। तो यतिकेन हमने 2017 में स्टार्ट करी, तो पहले ईयर में काफ़ी चैलेंजेस थे। चैलेंजेस इन द सेंस कि मुझे आईटी समझ में आता था, तो मैंने इसको, जो आज $500 बिलियन की कंपनी है, आज के डेट में $500 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, जो सारी चीज़ें
ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो आईटी में है, जो हम सिर्फ स्टाफिंग से करते हैं। जैसे मैं स्टाफिंग के बारे में ये थोड़ा-सा डिटेल बता दूँ कि स्टाफिंग वो चीज़ें होती हैं जैसे हम किसी को हायर करते हैं, हम किसी को प्लेस कर देते हैं। तो ये सारा जो ट्रांज़ैक्शन होता है ये $500 बिलियन डॉलर की पूरे ग्लोबली में है। तो इसमें से यदि मैं कुछ कर पाऊँ अपने यतिकेन के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने 10 लोगों के साथ स्टार्ट करी, 10 इंजीनियर को हायर किया, 10 इंजीनियर को मैंने उसको जॉब दिलवाई। तो पहले साल 2017 अक्टूबर में मैंने स्टार्ट करा। 2017 अक्टूबर से लेके 2018 अक्टूबर तक में मैंने ऑलमोस्ट उस टाइम में मैंने $1.5 मिलियन क्लोज़ टू ऑलमोस्ट लाइक 13-14 सीआर का मैंने बिज़नेस बना लिया। 13-14 सीआर का बिज़नेस 1 साल में बनाया। तो मुझे समझ में आने लगा कि चलो इसका एल्गोरिदम सॉलिड है, हम इसमें जाके थोड़ा पैसा बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद फिर मैं 2-3 साल बहुत मेहनत किया, मतलब मैं जब तक लॉकडाउन आया तब तक मैं यूएस में शिकागो में पूरा अच्छे तरीके से मेहनत किया। तो उसको मैंने 4 साल में $10 मिलियन की 80 करोड़ की कंपनी बना दी और काफ़ी अच्छा रहा, हमारे काफ़ी अच्छे खासे एम्प्लॉयी थे और मेरा उसमें पैसा कमाना नहीं था, मैं अपने एम्प्लॉयी को बहुत अच्छा खासा सैलरी पर्क्स पे रखने लगा। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलो अब शिकागो में कर लिया, यूएसए में कर लिया, अच्छे खासे इसको एक्सपैंड एक अच्छे लेवल पे कर लिया। तो नॉर्थ अमेरिका रीजन में कुछ और कंट्री में करते हैं जहाँ पे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे वीज़ा मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुई। अब यही बात आई कि मैंने कंपनी को ऐसा क्यों किया? तो मैंने सोचा कि अब मैं वीज़ा को नहीं, अब मैं अपनी कंपनी से यूएस गवर्नमेंट को स्पॉन्सर के लिए मैंने बोला कि मुझे स्पॉन्सर किया जाए अपने यतिकेन से और फिर मेरे को यूएस गवर्नमेंट ने जो मुझे वर्क वीज़ा नहीं दे रहे थे, वो मुझे एज़ अ ग्रीन कार्ड मुझे ऑफ़र किया एंड मेरे पास आज के डेट में यूएस का भी ग्रीन कार्ड है। तो फिर मैंने उसी आप देख सकते हो सिस्टम कितना मेस्ड अप है, तो फिर मुझे ग्रीन कार्ड यूएस की मिल गई, तो मैंने सोचा चलो अब इसको एक्सपैंड करते हैं। फिर मैंने लॉकडाउन में कनाडा में जो एक स्टेट काफ़ी माउंटेन स्टेट है जिसको कहते हैं अल्बर्टा में, फिर मैंने एक यतिकेन का एक ब्रांच खोला जो काफ़ी अच्छा अभी ग्रो कर रहा है कनाडा और जिसमें वीज़ा के लिए भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है स्टूडेंट की। तो मैंने वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 टू 3 मिलियन डॉलर की कंपनी बना दी कनाडा में और उसके बाद फिर से अब चलो अब इंडिया में भी कुछ करते हैं। तो इंडिया में मैंने इसको स्टार्ट करा 2022 में। 2022 में मैंने नोएडा में स्टार्ट करा। तो मैं सोचा कि पहले बिहार में नहीं करते, पहले मैं कुछ इंडिया के लेवल पे करते हैं और नोएडा में मेरा घर है, तो मैं सोचा कि चलो मैं इंडिया में कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो फिर मैंने इंडिया में इसको स्टार्ट करा 2014 में, सॉरी माय बैड, 2022 में। उसके बाद 2022 में करने के बाद तो चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रही थी क्योंकि मैं 100% दे रहा था यूएस एंड कनाडा को एंड यहाँ पे आकर के मैंने फिर ज़्यादा मैंने लोगों को हायर कर ली लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ढेर सारे लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि चलो यूएस में सक्सेस हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने ये देखा कि लोगों में वो डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने टीम को पूरा चेंज किया। टीम को चेंज करने में मेरे को 1 साल लग गए। तो टेक्निकली 2023 में मैंने पूरा रिफ़ॉर्म किया अपनी पूरी यतिकेन को। यतिकेन में पूरा रिफ़ॉर्म किया, यतिकेन के सारे ऑपरेशंस को चेंज किया, सारी स्ट्रैटेजी को चेंज करा और मैं ज़्यादा इनपुट देने लगा। फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा टाइम आ चुका है 2024 में कि अब मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। तो मैंने फिर बिहार का प्लान आउट किया और बिहार में मैं कुछ सोचने लगा कि यूथ को कि यार मैं ढेर सारे अभी मीटिंग्स वगैरह करा था, मैं ढेर सारे बीआई के इवेंट में भी गया था, तो सारे लोगों को 2-3 क्वेश्चन्स आते थे बिहारियों को कि हमारे बिहार के बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास एक स्मॉल लेवल पे मैं क्या कर पाऊँ और कैसे कर पाऊँगा, या मुझे पढ़ाई में जाना आगे या मुझे कुछ डिफरेंट करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो मैंने उसको काफ़ी एक बोला कि आप में 3D प्रिंसिपल होना चाहिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, डिवोशन टुवर्ड्स योर लाइफ, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल्स। तो ये तीनों डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन यदि रहता तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएँगे। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों में एक लैक था कि मुझे सब आज के डेट में स्टार्टअप का होड़ चल पड़ा है। तो अभी स्टार्टअप करना दैट्स अ वेरी गुड थिंग, स्टार्टअप करो, लेकिन आपको अंदर वो पैशन होनी चाहिए कि जिससे मैं कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। आपने देखा कि जो मैं कर पाया, इसमें ढेर सारी जर्नी है काफ़ी, जैसे मैं गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक हूँ, मैंने अपने आप को फ़रारी गिफ्ट करी, तो वो सब एक डिफरेंट लाइफ़ है। बट आपको एट द सेम टाइम आप बीइंग अ बिहार के यूथ, हमें कुछ डिफरेंट करना है अपने पेरेंट्स के लिए, हमें अपने डिफरेंट करना है अपने दोस्तों के लिए। तो उसके लिए एक बिहारी की डेफ़िनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको बी एज़ एन ब्रेव करना पड़ेगा, आई एज़ एन एनर्जी लेवल, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर, अचीवेबल, रियलिस्टिक, इंडियन। तो ये सारे को एक टर्म्स में लेकर के लाना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएँगे। डेफ़िनेटली इट विल बी अ गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड आज यतिकेन 3 कंट्री में है। आप यदि बात करो, यदि आप यूएसए, कनाडा एंड इंडिया, तो अभी मैंने एक छोटा-सी टीम, छोटा-सा
कंपनी का रेवेन्यू बना दिया, जिसको मैं आज के डेट में 150 सीआर का आज के डेट में यतिकेन का वर्थ है। एंड आई हैव लॉन्ग वे टू गो, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। और मुझे डेफिनेटली ये पक्का यकीन है, यदि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी बिहार का यूथ कर सकता है, क्योंकि हमें पूरी एनर्जी देनी है अपने पॉजिटिविटी में। तो जाते जाते मैं जो स्टॉक बिहार के सारे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा मेरे साइड से, कि आपको कुछ एक अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं किसी स्टेट या किसी रीजन से हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने तरीके से अपने फैमिली, अपने राज्य, अपने कंट्री को अपने नाम से जाना जाऊँ। इसके लिए आपको सबों का सपोर्ट चाहिए होता है, इसके लिए आपको अपने अंदर से स्क्रैच करना होता है कि आप क्या हैं। तो ये मत सोचना कभी कि मैं सिर्फ अकेला हूँ और अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो जो स्टॉक बिहार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आज मैं आया हूँ, हो सकता है कल आप आओ, हो सकता है कल आप किसी के साथ हो, कुछ अपने नए आइडिया, नए तरीके के साथ। जो स्टॉक बिहार आपको डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और आपकी चीज़ों को पूरे जन जन में पहुँचाएगा। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSGIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।